गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छा कर रहे होगे चीज़ों को। फ्रेंड्स, आज हम लोग पोल्ट्री पढ़ेंगे। पोल्ट्री पढ़ ही रहे थे, जीएस का सारा टॉपिक चल रहा था। पोल्ट्री में हमने आपको पढ़ा दिया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, क्या नहीं था, उसके आने के रीजन्स क्या थे, वो क्यों लाया गया था, उसके प्रभाव क्या थे, उसके गुण क्या थे, उसके लाभ हानि, सारी चीज़ें हमने बहुत विस्तार पूर्वक आपको बता दिया था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों के चलते होता क्या है कि जब कोई संस्था में सुधार होने लगती है तो एकाएक कोई चीज़ नहीं सुधरती है, कोई संस्था नहीं सुधरती है। धीरे धीरे परत दर परत, परत दर परत उसमें सुधार होता है। लेकिन जब सुधार सुधार के लिए किया जाता है तब सुधार होता है, और जब सुधार दिखावे के लिए किया जाता है, बाकी अपना लाभ देखा जाता है, तब सुधार नहीं होता, तब संघर्ष और व्याप्त हो जाता है। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ाते समय जब हम बताए थे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वीडियो में आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की सबसे बड़ी कमी क्या थी? उसके अधिकार क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया था। अर्थात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जितनी भी संस्थाएं ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, कंपनी की थी, उन सभी के अधिकार क्षेत्रों की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी, और यही उसकी सबसे बड़ी कमी थी। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं दर्शाया गया था, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का अधिकार क्षेत्र नहीं दर्शाया गया था, मद्रास और बंबई की जो गवर्नर थे उनके अधिकार क्षेत्र और गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के बीच क्या संबंध होंगे, उनके अधिकार क्षेत्र क्या होंगे, ये नहीं दिखाया गया था। स्वयं गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र क्या होंगे, ये भी नहीं दिखाया गया था। तो कोई किसी क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है, कोई कुछ निर्णय दे रहा है, कोई अलग संस्था कोई कार्य कर रही है। तो इस तरीके से सारे अधिकार क्षेत्रों में जब व्याख्या नहीं की गई थी तो आगे चल करके उसमें संघर्ष व्याप्त हो गया। उस संघर्ष को कम करने के लिए 1781 का न्यायाधिकरण अधिनियम लाया गया। ये किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ डालें, चाहे आप पॉलिटी की कोई भी किताब पढ़ डालें, कोई भी जनरली किताब, परीक्षा वाणी से लेकर के कोई भी, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। 1781 का न्यायाधिकरण अधिनियम क्या था, अब आप समझ गए होंगे कि इसे क्यों लाया गया था। हमने बता दिया। इसका एक नाम और है, बंगाल न्यायाधिकरण अधिनियम। अगर क्वेश्चन पूछता है कि 1700 निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट बंगाल न्यायाधिकरण अधिनियम के नाम से जाना जाता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, या 1781, तो आपको विकल्प में 1781 लगाना है। इसकी विशेषता क्या थी? इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो थी 1773 के अधिनियम के कुछ दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया। 1773 के जो कुछ दोष थे वो दूर किया गया। अब दोष क्या थे? हमने बता दिया था कि अधिकार क्षेत्र को लेकर के दोष था। अधिकार क्षेत्र ये क्लियर नहीं था, सारे अधिकार क्षेत्र जो थे वो कोई क्लियर नहीं थे, सब आपस में संघर्षरत थे। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिए गए। क्यों किया गया? अभी हमने बताया कि आपस में संघर्ष व्याप्त थे अधिकार क्षेत्र को लेकर के। तो 1781 का जो ये बंगाल जुडिशरी एक्ट था इसीलिए लाया गया था कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो क्यों न सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दें, ताकि जो संघर्ष है वो कम हो जाए। तो उसका विकल्प क्या था? कौन से अधिकार क्षेत्र को सुप्रीम कोर्ट से बाहर किया जाना था? कंपनी की अदालतों के निर्णय, कंपनी की जो अदालत थी उसके निर्णित मामले। कंपनी की जो अदालत थी वो कौन सा मामला देखती थी, ये हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपको समझा चुके हैं। कंपनी के जो निजी व्यापारी थे, निजी कर्मचारी थे, कंपनी जो व्यापार करती थी, जो टैक्स लगाती थी, वो जो फौजदारी का मामला देखती थी, प्रशासन मेन रूप से एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी। तो जो इसके निर्णित मामले थे, कंपनी जो अपना अदालत तय की थी उसके निर्णित मामले थे जो, और टैक्स से संबंधित मामले, ये टैक्स से संबंधित जो मामले थे उसको सर्वोच्च न्यायालय की परिधि से बाहर कर दिया गया। इसी को लेकर के संघर्ष था। एक एक पॉइंट समझते जाइएगा कि ये जो टॉपिक है, अदालत का निर्णित मामला और कर संबंधी मामला,
ये दोनों सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से आउट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। लेकिन इसका विकल्प क्या दिया गया? ये कोई तो विकल्प होगा। इसका विकल्प था ये, अब जब ये सुप्रीम कोर्ट की परिधि से बाहर हो गया तो ऐसा क्या है, इसको कहाँ ले जाया जाए? इसको सबसे अच्छा था कि जो चाहते थे परिषद सहित गवर्नर जनरल के ही सामने आप कर सकते थे। कंपनी के जो अदालत के निर्णय थे उसके विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? जैसे कंपनी की जो अदालत का निर्णय था वो किसी को पसंद नहीं था, उसने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया, जैसा आज होता है। हाई कोर्ट का जुडिक्शन काम नहीं आया, किसी को नहीं पसंद आया, सुप्रीम कोर्ट में भी आप अपील कर सकते हैं मौलिक अधिकार को लेकर के। आप चले गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पुनः वहाँ कहा आप फिर से हाई कोर्ट जाइए अपने राज्य में। तो इस हिसाब से चलता रहता है। तो उसी हिसाब से जो कंपनी की अदालत का निर्णय था वो कहाँ था? अब सुप्रीम कोर्ट में ना करके आप परिषद सहित गवर्नर जनरल के सामने कर सकते हैं। ये सब जब सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से हटा दिया गया तो सर्वोच्च न्यायालय के खाते में बचा क्या? भाई जब आप किसी के अधिकार क्षेत्र को कम करते जाओगे तो उसके बैग में तो कुछ रखोगे अधिकार क्षेत्र। इनको दे दिया गया पंगु बनाने के लिए। पंगु क्या? कलकत्ता नगर में रहने वाले भारतीयों को ही सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र माना गया। जब सारे चीज़ हो गए, अधिकार क्षेत्र की व्याख्या कर दी गई। अधिकार क्षेत्र की व्याख्या करने के बाद ये तय हुआ कब सर्वोच्च न्यायालय क्या देखेगा, क्योंकि उसके पास मेन मामला तो है ही नहीं। तो अब कर दिया गया कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट जो है जहाँ पर स्थापित है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में स्थापित किया गया था, अब कलकत्ता में ही जो निवासी रह रहे हैं उस प्रेसिडेंसी में उनके मामले देखेगी। लेकिन अब यहाँ भी पॉइंट है, कौन से मामले देखेगी? दीवानी देखेगी, फौजदारी देखेगी, विधिक देखेगी, कौन सा देखेगी? तो ये हुआ कि जो लाभ वाला पार्ट है, टैक्स है, प्रॉफिट है, व्यापार है, वो कंपनी देखेगी, क्योंकि कंपनी शुरू से ही भारत को गुलाम बनाने वाली थी। ये सब जो पॉइंट आप पढ़ रहे हैं ये आप जब भारतीय आंदोलन पढ़ने लगेंगे ये मामूली पॉइंट्स नहीं हैं। एक एक पॉइंट्स को जब आप समझेंगे तभी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे, अन्यथा मॉडर्न हिस्ट्री की ABC नहीं समझ में आएगी। ये जान लीजिएगा, जीवन भर रटेंगे मॉडर्न हिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे। और जब मॉडर्न नहीं समझ पाएंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री समझने का कोई नामो निशान नहीं, क्योंकि दोनों रिलेटेड है। तो इस हिसाब से जो कलकत्ता में निवासी थे उनके अधिकार, उनके जो छोटे मोटे मामले, झगड़े फसाद, मान्यता, प्रथा, रीति रिवाज, दोगला कानून, इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट उसको देखती थी। जो प्रॉफिट वाला था वो दूसरा ले गया, जो बचा वो सुप्रीम कोर्ट देखती थी। अब लेकिन उसमें कौन सा, अभी हमने बताया भारतीय जो थे वो उसमें जो कम्युनिटी थी एक हिंदू की थी और एक मुसलमान की थी। अब अगर ब्रिटिश सरकार या कंपनी हिंदू से कह देती कि आप अपना रीति रिवाज मनाओ, प्रथा मनाओ, मान्यता मनाओ, अपने हिसाब से करो, प्रथा के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से, तो मुसलमान नाराज हो जाते। और अगर मुसलमान से कह देती तो हिंदू नाराज हो जाते। हुआ क्या कि दोनों को कह दिया गया, हिंदू और मुसलमान जो थे दोनों को ही अपने रीति रिवाज और प्रथा जो है मान्यता दे दी गई, दोनों को ही, कि आप लोग अपनी प्रथाओं, रीति रिवाजों, कानून जो कुछ भी आप लोगों का है उस हिसाब से आप लोग अपने अपने अधिकार क्षेत्र तय कीजिए, अपने अपने कानून और रीति रिवाज को मनाइए। ये क्यों लाया गया था, ये पॉइंट क्यों दिया गया? भारतीय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो कंपनी थी, बड़ी चालाक थी। वो सबसे पहले भारत आए व्यापार करके राजाओं को खुश करना। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत विस्तार पूर्वक इन सब टॉपिक को पढ़ेंगे। यहाँ पर आ गया है पॉइंट, इसलिए हम समझा रहे हैं, ये पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी में मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है। ये चूँकि यही आगे चल करके संविधान का रूप धारण करेगा, यहीं से सारे पॉइंट्स निकलेंगे। 1773 से लेके पूरा चार्टर एक्ट तक पूरा टॉपिक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार जो है वो अपने समर्थन को निराश न करने पाए। अगर किसी क्षेत्र पे अधिकार आपको करना है, ठीक है, ये जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ ये मॉडर्न हिस्ट्री का सार है, समझ लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री कैसे पढ़ना है वो आप इसी लाइन से तय कर लीजिएगा।
किसी के घर पर कब्जा करना है, किसी बड़े अधिकार क्षेत्र को कब्जा करना है, तो सबसे पहले क्या करिए, वहाँ के जो लोग हैं उनकी भाषा बोलना शुरू कर दीजिए। तो वो आपको क्या कहेंगे, तवज्जो देने लगेंगे। दूसरा, जब वो आपको तवज्जो देने लगेंगे तो उनमें आप मिल जाइए, उनको अपना बनाने की कोशिश कीजिए। और मेन जो पर्सन है अगर वो आपका बन गया तो सारा अधिकार आपका है। यही ब्रिटिश गवर्नमेंट की साम दाम दंड भेद चारों नियम लगा लिए। प्यार से आ रहे हो तो ठीक है, नहीं आ रहे हो जिस हिसाब से आओगे, पहले तो प्यार से किया 100-150 साल, प्यार से नहीं आए तो फिर इसके बाद जब पूरे भारत पर कब्जा हो गया तो दंड। तो आप लोग बिपिन चंद्रा वगैरह पढ़ रहे होंगे, वो जिस दिन हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना, बहुत ही रुचिकर क्लासेस होंगी। तो इस हिसाब से ये लोग यही करते थे, फूट डालो राज करो की नीति, पहले समर्थन लो, निराश न होने पाए, और जब हम मजबूत हो जाएंगे तब हमारे समर्थकों की कोई आवश्यकता नहीं है। तब तो हम जब हमारे पास प्रचुर मात्रा में आर्थिक और सैनिक शक्ति हो जाएगी तब किस बात का समर्थन, तब इनको जो समर्थित हैं हमारे उनको ही तोड़कर उन पर ही कब्जा करो। तो यही सब ब्रिटिश सरकार का काराधारा था। एक लाइन में मैंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपको बता दी, यही मॉडर्न हिस्ट्री का सार था। और कुछ मॉडर्न हिस्ट्री में यही आप शुरू से लेकर के 1947 और आज़ादी तक आप पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 तक, वहाँ तक आप यही पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे जो मैंने एक लाइन में आपको एक लाइन में मॉडर्न हिस्ट्री का सार बताया, वही आप पढ़ेंगे 1942 तक। तो इस हिसाब से इन दोनों में कोई रोष न हो, इन दोनों में रोष हो ठीक है, इन दोनों में ब्रिटिश सरकार के प्रति कोई रोष न हो, क्रोध न हो, घृणा न हो, इसलिए इसको मान्यता दे दिए। आपने देखा कि 1781 का जो न्यायाधिकरण अधिनियम था या बंगाल जुडिशरी एक्ट था, उसकी कैरेक्टर क्या थे, उसकी विशेषता क्या थी। 1773 के जो कमी थे वो दूर करने का प्रयास किया गया, लेकिन हमने लेक्चर के शुरू में ही आपको बताया कि कोई वस्तु या कोई संस्था डायरेक्ट नहीं सुधरती है, उसमें सुधार दर सुधार होता रहता है। इससे भी कमियां दूर नहीं हुई। 1773 आ गया, 1781 आपने देख लिया। अब इसके आगे जो आएगा वो आएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया क्यों गया। 1773, 1781 आपने दो देखा, इनकी कमी इसकी पृष्ठभूमि तैयार की। अब हम आगे पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, उसको आने का कारण क्या था, लाया क्यों गया, उसके प्रभाव क्या हैं, क्या उसने 1773 और 81 की कमियों को दूर किया या नहीं, उसके आगे क्या है। थैंक्स बच्चों, थैंक्स फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। ए लॉट ऑफ थैंक्स।